हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और वहां पर मोनेरा के बारे में हमने डीप डिस्कशन करी थी। और आज हमारी चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट क्लास है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्ट की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, सब पर हम आज डीप में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो लोग भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप आगे जो चीज़ें हैं उसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हमने ये भी जाना था कि एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे या फिर पहले खोजकर्ता थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था क्लासिफिकेशन, और जिन्होंने ही ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। लेकिन कुछ डेटा के अभाव में या फिर कुछ टेक्नोलॉजी के अभाव में ये जो क्लासिफिकेशन थी वो ज़्यादा बेटर नहीं हुई। फिर लेटर ऑन पॉलिंग लीनियस आए और लीनियस ने फिर टेक्सोनॉमी टर्म दिया और उन्होंने आगे चल के फाइलम, किंगडम, स्पीशीज़, क्लास, डिवीजन, ये सब टर्म्स दिए, यानी कि टेक्सोनॉमी की जो एक हायरार्की होती है वो इन्होंने दी थी। तो ये भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उनके पास जो डेटा था वो इनअप्रोप्रिएट था। फिर आगे चल के 1969 में R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। और ये ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आगे चल के और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आगे चल के और भी साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लोर किया। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे। तो कल हमने मोनेरा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करी थी, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रिकैप करते हैं। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं बेसिकली, और प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव होते हैं। इनके पास सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता बल्कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि हमने कल बात करी थी कि इनके पास डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है। दैट मीन्स क्योंकि प्रिमिटिव हैं तो ये यूनिसेलुलर हैं, तो सिर्फ एक ही सेल के अंदर इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है और इसी में इनका डिवीजन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, मैच्योरेशन भी होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जनरली मोनेरा में क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं तो बैक्टीरियाज आर बेसिकली कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और कई बार हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। दैट मीन्स कि दे आर शोइंग सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक नेचर। ठीक, चलिए अब प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी फंजाई के ऊपर होगी। तो प्रोटिस्ट आर बेसिकली सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यूकैरियोटिक के बारे में एक छोटा सा आपको पता होना चाहिए। जो टर्म है यूकैरियोटिक मीन्स होता है एडवांस्ड, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, एक स्पेसिफाइड न्यूक्लियस, और जो उनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो ये जो होती है कैरेक्टरिस्टिक जिस भी सेल में पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि प्रोटिस्टा ही एक अकेला एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, एकमात्र ऐसा किंगडम है जो कि ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है और ना ही फंजाई है, यानी कि तीनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। कैसे, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये छोटा सा यहाँ पे चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चल के हम इसको और भी ज़्यादा इलाबोरेट करेंगे। तो प्रोटिस्टेंट्स आर जनरली यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल के अंदर इनका सारा लाइफ साइकिल गुजर जाता है। वाइल इट इज़ टॉकिंग अबाउट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और डिवीजन एनीथिंग, बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कॉलोनी ऑफ सेल्स। होते यूनिसेलुलर हैं मगर कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिव इन वाटर एंड डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स एंड इवन एज पैरासाइट, यानी कि जनरली वो पानी में स्टे करते हैं, रहते हैं। इनकी जो हैबिटेट है वो वाटर है, एक्वाटिक वाली है, लेकिन जनरली ये सब टेरेस्ट्रियल जो एनवायरमेंट है वहाँ पे भी पाए जाते हैं और कई बार ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूग्लिना। ठीक है,
यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसान और प्लांट के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रेलवेज में एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि कनेक्टिंग लिंक शो करता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, तो वो है आपका यूग्लिना। ठीक है, तो यूग्लिना का सिंपल स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं इसके डीप स्टडी के बारे में। तो यूग्लिना की जो बॉडी होती है लीफ लाइक होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सीलियम लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इनकी जो मूवमेंट है वो पूरी बेस्ड होती है फ्लैजेला के ऊपर। ठीक है, इनके पास एक पायरिनॉइड बॉडी होती है जिसके अंदर अपना रिजर्व जो फूड मटेरियल्स है वो स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है इनका फूड बनाने के लिए। ठीक, स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट होता है जहाँ पर इनके फ्लैजेला अटैच्ड होते हैं और जो कि सेंसिटिव होते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के। इनमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके अंदर ये अपना रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं, जैसे कि उनके पास फैट है या जो भी कोई चीज़ है तो वो अंदर स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूजर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स देखा जाए तो लाइट सेंसिटिव होते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि क्योंकि ये इनका नेचर होता है ऑटोट्रॉफिक, तो इनके पास फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जहाँ से ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी शेडी एरिया में है और इनके पास अगर थोड़ा सा भी रिसोर्सेज कम हुए और कहीं से भी रोशनी आ रही होगी तो दे कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट और वहाँ पे वो इजीली मूव कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स में से फीचर्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टेंट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो दे आर जनरली और यूजुअली एक्वाटिक, प्रेजेंट इन सॉइल एज वेल एज इन एरिया विद मॉइस्चर। यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर है या फिर पानी वाली जगह वहाँ पे प्रोटिस्टेंट्स पाए जाते हैं। जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर शो करते हैं अपना नेचर, जैसे कि कैल्प एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो कि मल्टी सेलुलर होता है। Some species of kelp grow so large that they can exceed over 100 feet in height, यानी 100 फुट से भी ज़्यादा हाइट शो करते हैं प्रोटिस्टेंट्स जिनमें कैल्प है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच प्रोटिस्टेंट्स आर हैविंग हाइट अप टू 100 फीट, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कैल्प खाने के भी काम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, द सेल्स ऑफ दीज स्पीसीज हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हमने अभी बात करी थी कि सेल के अंदर ये जो, क्योंकि ये एडवांस्ड होती है यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। दे आर शोइंग ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक नेचर, यानी कि अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जनरली दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि जहाँ पे भी लाइट होती है वहाँ पे मूव करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि सिम्बियोसिस भी शो करते हैं। सिम्बियोसिस मीन्स क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल जो सिस्टम होता है जहाँ पर ए ऑर्गेनिज्म बी के लिए भी हेल्पफुल होता है और ये बाय गिविंग एंड टेकिंग का रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, वो सिम्बियोसिस कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, कैल्प जो होता है जिसे हम सीविड या घास के रूप में जानते हैं, जनरली पानी में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, जनरली मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं जो कि ऑटो प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम प्रीडेटर्स से कैल्प रक्षा करता है, जबकि इसके बदले में जो ऑटर्स होते हैं वो सी अर्चिन्स होते हैं, उनको खाकर अपना जो फीड है उसके ऊपर मतलब जो फीड करते हैं सी अर्चिन्स के ऊपर। तो एक तरीके से देखेंगे दोनों को फ़ायदा है। प्रीडेटर्स खाने को मिलते हैं, यानी खाना खाने को मिलता है ऑटर्स को, तो इसलिए वो कैल्प पे डिपेंडेंट है। और कैल्प को क्या मिलता है, कैल्प को यहाँ से मिलता है ऑटर से। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ जो फीचर्स है, पैरासाइटिज्म इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन प्रोटिस्ट, यानी कि यहाँ पर पैरासिटिक नेचर भी दिखता है, जिससे कि ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्रिपैनोसोमा यानी जो प्रोटिस्ट है ये फैलता कैसे है, तो एक सीसी मक्खी नाम की एक फ्लाई है। ठीक है, सीसी फ्लाई,
ये फ्लाई क्या करती है कि अपनी जो बॉडी है ये वेक्टर की तरह काम करती है, यानी कि जो प्रोटिस्ट है उसको कैरी करने का काम करती है। तो ये जो सीसी फ्लाई है ये अपने बॉडी के ऊपर ट्रिपैनोसोमा को चिपका कर जहाँ पे भी इंसान खाना खाता है या फिर सोता है तो उनकी बॉडी के अंदर कैसे भी ये प्रोटेस्टेंट्स को एंट्री दिला देते हैं, और इसके कारण जो होता है इंसान को स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटिस्ट एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सीलिया और फ्लैजेला। इनके अंदर फ्लैजेला और सीलिया जनरली देखा जाता है, लेकिन बेसिकली इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की तरह यानी कि मोनेरन्स की तरह इनके पास पिलाई नामक छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टेंस ऐसे होते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्यूडोपोडिया धारी होते हैं। या स्यूडो मीन्स होता है नकली यानी कि फॉल्स, और पोडिया मीन्स होता है पैर, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होता, आपको पता होता है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो यही होता है फॉल्स फीट। इन्हें फॉल्स फीट क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि थोड़ी देर में अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, और जो यहाँ पे अभी आपको लेग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है या पोडिया टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़े समय में ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है, इसलिए इसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। और यही स्यूडोपोडिया हेल्प करता है इनके मूवमेंट में। अच्छा, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जनरली दे शो रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स, यानी जनरली बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। पर बेसिकली आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादातर बाइनरी फिजन होता है। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ही, लेकिन सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत ही रेयर केस में, यानी कि जब कोई ऐसा मीडियम नहीं रहता जहाँ पर ये रिप्रोड्यूस कर सके तो वहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अच्छा, प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? जनरली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर इनकी पूरी लाइफ साइकिल गुजर जाती है। पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं प्रोटोजोन्स, जो कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं पैरासाइटिक मोड में। दे डू नॉट हैव अ प्रीडिफाइंड शेप, इनका कोई शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है, लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसके पास एक डेफिनेट शेप होता है, यानी कि स्लीपर लाइक, यानी कि चप्पल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर जो हमने अमीबा की बात की थी या जो यूग्लिना की बात करी थी गाइज, हमें ये देखना है कि जो यूग्लिना है जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि यूग्लिना जो होता है प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। इट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में खाना भी बना लेता है और अपनी बॉडी के अंदर जो फूड रिजर्वायर के रूप में फूड भी आउटर एनवायरनमेंट से ले लेता है सूर्योपोडिया बना करके। तो ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू ये ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये दोनों टाइप का नेचर शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। अच्छा, अब प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया गया है कुछ सब कैटेगरीज में। तो पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबॉइड मीन्स ऐसे प्रोटोजोन्स जो कि अमीबा के टाइप का शेप रखते हैं। तो जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर, और वो भी कैसा इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश वाटर और सेलाइन, यानी कि नमकीन पानी में भी पाए जाते हैं और ताज़े पानी में भी पाए जाते हैं। They have pseudopodia or false feet which help to change their shape or in capturing or engulfing food. Example amoeba. यानी कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स वो होते हैं जिनके पास फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया होते हैं और इनके पास इनके पास एक वे होता है, यानी सूडोपोडिया के रूप में एक जरिया होता है जिसके द्वारा अपने फूड को खा सकते हैं। तो सूडोपोडिया फॉर एग्जांपल ये अमीबा है और इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया और यह आपका प्रे। तो धीरे धीरे ये सूडोपोडिया के थ्रू इसको ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाकर इसको कैद कर लेते हैं और फिर इनका जो फूड मटेरियल है वो इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है जिसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजेलेटेड नाम से ही क्लियर है कि इनकी बॉडी के अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं। दे कैन बी फ्रीली लिविंग और एज वेल एज पैरासिटिक, यानी कि ये फ्रीली लिविंग भी होते हैं यूग्लिना की तरह और पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सीलिएटेड अभी हमने
सिलेटेड, अगर आपको सीलिया नहीं पता है तो प्रोटोजोन्स के ऊपर छोटे छोटे एकदम पतले पतले, जो पेलाई थे वो थोड़े बड़े लेंथ में होते हैं, लेकिन जो सीलिया होते हैं पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सीलिया गाइज आपको अर्थवॉर्म्स में भी देखने को मिलेंगे कि सीलिया के थ्रू ही अर्थवॉर्म्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया होता है, और जिसकी वजह से लोकोमोशन करते हैं और अपना न्यूट्रिशन भी इसी के थ्रू लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पोर लाइक स्टेज से ये सब गुजरते हैं और इनका जो मतलब ये सब कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किस किंगडम को बिलोंग करता है, तो वो करता है प्रोटोजोन्स को। और किस सब किंगडम को डिपेंड के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ। ठीक, नेक्स्ट जो डिवीजन थी प्रोटोजोआ के बाद है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक, तो स्लाइम मोल्ड्स आर जनरली सैप्रोफाइटिक इन नेचर। स्लाइम मोल्ड आपने देखा होगा कई बार, ये सब पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, ब्रेड के ऊपर कई बार छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो दैट आर स्लाइम मोल्ड्स। They are tiny organisms that have many nuclei. तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विच प्रोटिस्टेंट्स आर हैविंग सो मैनी न्यूक्लियस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। Slime molds are categorized by presence of aggregate called plasmodium and even visible to the naked eye. यानी कि हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रेड के ऊपर आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे जनरली। अगर आपने नहीं देखा है तो ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके, या फिर गीला नहीं भी करना चाहते हैं तो ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर हो। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे हरा हरा सा स्ट्रक्चर उगा हुआ है, और कुछ दिन तक और उस सारे स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे तो धागे नुमा स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यही होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है ना। जो थर्ड कैटेगराइजेशन है प्रोटिस्टा की, वो है क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स या फिर यूग्लिनॉइड्स। तो ये सारे एक ही क्लास में, एक ही कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं। दे आर जनरली सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन ये सब कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। दे आर शोइंग फोटोसिंथेटिक नेचर, और जनरली इनका जो हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर और मेराइन लेक्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन सॉल्टेड जो एरिया होता है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, इनके जो सेल वॉल होती है काफ़ी टफ होती है। इसका एग्जांपल है क्रायोफाइट्स। गाइस, ये जो आपके सामने टर्म है क्रायोफाइट्स, क्या क्रायो का मतलब आपको एग्जैक्टली पता है? क्रायो मीन्स होता है लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि -16 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर होता है जो बहुत एक्सट्रीम होता है, जहाँ पे जनरली इंसान भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बहुत ही हिम्मत करके एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, लद्दाख हो गया। तो इन सब जगहों पे आपको -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपके एल्गी पहुँच जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सब रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्ड सिलिशियस सेल वॉल। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है गाइस कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिशियस क्यों होती है, उनके अंदर सिलिका क्यों पाया जाता है? इसलिए गाइस क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि इनका जो हैबिटेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, अभी हमने क्रायो जो टर्म था उसके बारे में डिस्कस किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं ये सब, इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, डाई एटम्स जो होते हैं वो अर्थ पे फाउंड करते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल के ऊपर जनरली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेटिक के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं और कई सारी अलग अलग कलर्स में फाउंड होते हैं, काफ़ी चटकीले कलर्स में ये सब मिलते हैं। डायटम्स के बारे में जनरली कैसे होता है, डायटम्स इस टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे पतले पतले गोल गोल, कई बार पैरालिलोग्राम के स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं, तो ये होते हैं डाई एटम्स। दे शो बायोल्यूमिनेंस एंड नोन टू कॉज रेड टाइड, यानी कि इनकी जो बॉडी है थोड़ी सी चमकीली होती है। ठीक है, और इन्हें बायोल्यूमिनेंस भी शो करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल लाइट, और इन्हें इसलिए रेड टाइड पैदा करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स, जो कि नेक्स्ट था। तो यूग्लिनॉइड्स के यूग्लिना हमने अभी डिस्कस किया था कि प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक है। दे लैक सेल वॉल बट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हर एनिमल सेल में सेल वॉल होता है लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो इस नाते ये क्या लगता है एनिमल। लेकिन क्योंकि ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए एक एनिमल, इसे एक एनिमल ना कह के प्लांट कहना भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज हेट्रोट्रॉप। जब सनलाइट नहीं होती और कोई ऐसा मीडियम में चले जाते हैं ये जहाँ पर कि लाइट नहीं है, तो वहाँ पर ये फोटोट्रॉप की तरह फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। लेकिन इनकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो सेल वॉल है उनका, सॉरी सेल वॉल नहीं होती, तो इनकी जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन रिच लेयर की बनी होती है, जिसे पैलिकल के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना और ट्रैकियोलोमोनस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है प्रोटिस्ट की वो है ये फाउंडेशन ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन होती है उसके बेस की तरह काम करते हैं। यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं, इनको खाकर अपनी जो डाइट है उनको खाकर पूरा करती हैं, तो इसलिए ये फूड चेन का बेस आधार होते हैं। प्रोटिस्ट आर जनरली सिम्बियोट्स, यानी कि ये सिम्बियोटिक नेचर शो करते हैं, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट, सम प्रोटिस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बायोफ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटिस्ट आर जनरली प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड और फॉर मैनी एनिमल्स। अभी हमने बात की थी कि प्रोटिस्ट बेस होते हैं फूड चेन का, तो ये फूड का काम करते हैं कई सारे एनिमल्स के लिए। इन सब रेयर केसेस प्रोटिस्ट आर हार्वेस्टेड बाय ह्यूमंस फॉर फूड एंड देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि दवा के रूप में भी काम आते हैं, फूड के रूप में भी काम आते हैं। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका कल्चरिंग करते हैं। कल्चरिंग मीन्स 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है कल्चरिंग का, दैट मीन्स ग्रो करना एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कल्चरिंग कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इज वन ऑफ द सोल फूड ऑफ फॉर व्हेल्स। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, फाइटो मीन्स होता है पौधे, और प्लैंक्टन्स मीन्स जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, वेल्स के लिए मेजर सोर्स का काम करते हैं फूड की तरह, ठीक। सीवीड इज एन एल्गा। सीवीड मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कैल्प है, ठीक। ये किसकी तरह काम करते हैं, ये जिन्हें प्लांट के रूप में हम कैल्प का स्ट्रक्चर शायद अगर आपने रिमेंबर किया होगा, ठीक। आपने पत्ता गोभी देखी होगी, और पत्ता गोभी का अगर आप एक पत्ता निकाल लें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कैल्प का। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चटकीले ग्रीन कलर में या फिर लाइट क्रीम कलर में आपको देखने को मिलेंगे कैल्प। नेक्स्ट है जू प्लैंक्टन्स। जू मीन्स होता है एनिमल्स, और प्लैंक्टन मीन्स पानी में पाए जाने वाले। तो छोटे एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं, ये जो वेरियस सी क्रिएचर्स हैं जैसे कि श्रिम्प और लार्वल क्रैब्स, इनको जू प्लैंक्टन्स को खाकर यही सब ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो श्रिम्प होते हैं और जो लार्वाज होते हैं छोटे क्रैब्स का, इन्हीं जू प्लैंक्टन्स को खाकर अब जो अपना डाइट है उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आपके इस टॉपिक से। तो व्हाट आर प्रोटिस्टेंट्स? तो प्रोटिस्ट इंक्लूड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन जिनके पास एक उनका खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक। हाईली स्पेशलाइज सेलुलर मशीनरी कॉल्ड सेल ऑर्गेनिल्स भी पाए जाते हैं इनकी बॉडी के अंदर, और ये फ्री लिविंग्स होते हैं, यानी कि फोटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। जैसे आपकी यूग्लिना हो गया, अमीवा हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, तो सारे क्या होते हैं, प्रोटिस्टेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताने हैं, तो एग्जाम्पल है प्रोटिस्टेंट्स की अमीवा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सभी। प्रोटिस्टेंट्स को हम कितने कैटेगरीज में से क्लासीफाई करेंगे, तो वो है टोटल 5, बेसिकली 4 ही कहा जाता है क्योंकि क्रायोफाइट्स को जनरली नहीं देखा जाता है, बहुत रेयर केस है, तो इन्हीं चारों में आप डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली 5 सब डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं प्रोटिस्टेंट्स को: डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ठीक। तो ये था गाइज हमारा आज का कंटेंट। आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और कोई भी ऐसा डाउट है जो आपके मन में इसको लेकर के है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पूरी कोशिश की जाएगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो गाइज कैसे लगी आपको आज की क्लास, आज का सेशन? अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
और आपको अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है यहाँ से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। टीजीटी की क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 3 था हमारा, और जैसे ही ये बायो का कंटेंट ख़त्म होता है हम फिर आएंगे फिजिक्स की क्लास के ऊपर, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी क्लास थी वो केमिस्ट्री पे बेस्ड थी, फिर ये बायो की है और उसके बाद फिर फिजिक्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ टारगेट एट 1। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।